गांव के एक कोने में एक छोटी सी गली थी जिसे लोग भूतिया गली कहते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय लोगों को परेशान करती है। गांव वाले उस गली के पास जाने से डरते थे और बच्चों को वहां जाने की सख्त मना किया गया था। एक दिन गांव में एक युवक अजय आया। अजय को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और उसने गांव में सुनाई गई चुड़ैल की कहानियों के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के अंधेरे में अजय ने गली की ओर बढ़ने का साहस जुटाया। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, हवा में एक ठंडक महसूस हुई। गली में चारों ओर अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रहे थे। अजय गली के अंत में एक पुरानी हवेली तक पहुंचा। हवेली का दरवाजा खुला था। अजय ने अपने अंदर साहस जुटाया और हवेली में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसे वहां की सन्नाटी ने डराया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पलटते ही उसे उसमें एक कहानी मिली जिसमें एक लड़की की कहानी थी जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक जादूगर ने उसकी सुंदरता को देख लिया और उसे एक दिन जादू से चुड़ैल बना दिया। अब वह रात में ही बाहर निकलती थी और अपने खोए हुए सपनों की तलाश करती थी। अजय ने सोचा। ये तो उसी चुड़ैल की कहानी है। तभी अचानक वहां एक हल्की आहट हुई। अजय ने मुड़कर देखा और एक धुंधली आकृति सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह सचमुच एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। मैं हूँ सिया। एक समय में मैं सबसे सुंदर थी, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरा सौंदर्य मेरे साथ नहीं रहा। अजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताना चाहेंगी? सिया ने बताया कि कैसे जादूगर ने उसे धोखा दिया और उसकी सुंदरता को छीन लिया। उसने कहा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर तुम मेरे साथ आओगे और जादूगर का सामना करोगे, तो शायद मैं अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पा सकूं। अजय ने हामी भरी और दोनों ने जादूगर के स्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। जादूगर का महल एक दूरस्थ पहाड़ी पर था। जब वे वहां पहुंचे, तो जादूगर ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, तुमने मेरे जादू को तोड़ने की हिम्मत की है। तुम भूल रहे हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हम तुमसे नहीं डरते। तुमने सिया की जिंदगी बर्बाद की है और अब हमें इसकी सजा देनी होगी। जादूगर ने अपने जादू का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन अजय ने सिया को विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ है। मैं अपनी सुंदरता को वापस पाना चाहती हूँ और तुम इसे छीनने वाले नहीं हो। तो तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करोगी? सिया ने जादूगर का सामना किया और उसके जादू को अपनी ताकत से चुनौती दी। अजय ने भी सिया का समर्थन किया और उन्होंने मिलकर जादूगर को हराने का प्रयास किया। अंत में सिया की शक्ति जागृत हुई और जादूगर को हार माननी पड़ी। जादूगर की हार के बाद सिया को उसकी खोई हुई सुंदरता वापस मिल गई। उसने अजय का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मेरी पहचान वापस दिलाई। अब मैं स्वतंत्र हूँ। सिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और गांव में वापस लौट गई। अजय ने भी गांव वालों को बताया कि चुड़ैल अब एक खूबसूरत लड़की बन गई है और उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत किया। इस प्रकार अजय और सिया ने एक दूसरे की मदद से न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि एक नई शुरुआत की। गांव में अब कोई भी भूतिया गली के बारे में डरता नहीं था, बल्कि लोग सिया की खूबसूरती और साहस की कहानियां सुनते थे। गांव में सर्दी का मौसम आ चुका था। सुबह सुबह हर जगह कोहरा छाया रहता था। घरों से उठती भाप और चाय की खुशबू चारों ओर फैली रहती थी। बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटे खेलते और ठंड से बचने के लिए धूप में बैठ जाते थे। गांव के बच्चे रामू और श्यामू सुबह सुबह अपने खेतों में जाकर खेलते।
वे ठंड से बचने के लिए ऊनी टोपी और दस्ताने पहनते। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, चलो हम बर्फ की गेंद बनाते हैं। दोनों ने मिलकर बर्फ की गेंदें बनाए और उन्हें एक दूसरे पर फेंकने लगे। उनके लाफ्टर से पूरा गांव गूंज उठा। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और गांव के लोग अलाव जलाने लगे। महिलाएं गर्मागर्म सूप और मूंगफली बनाकर लाती। एक दिन गांव में एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि ठंड के मौसम में कुछ विशेष फल उगते हैं। बच्चों ने सोचा कि वे उन फलों की खोज करेंगे। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने खट्टे संतरे और मीठे आम के पेड़ देखे। वे खुशी खुशी फलों को इकट्ठा करने लगे। जब उन्होंने अपनी झोली भर ली तो ठंड का मौसम उनकी मेहनत के फल का आनंद लेने का समय बन गया। गांव लौटते समय सभी ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। उस दिन गांव में एक उत्सव सा माहौल बन गया, जहां सबने मिलकर संतरे खाए और गर्मागर्म चाय पी। इस तरह ठंड का मौसम गांव में न केवल ठंड लाया, बल्कि एकता और खुशी का भी संदेश दिया। बच्चे फिर से खेलने लगे और बड़े भी अपनी यादों में खो गए। ठंड ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। गांव की ठंड ने एक नई कहानी बुन दी, जो सबके दिलों में बस गई। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह एक सफल और मेहनती किसान था, लेकिन उसके पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने देखने की कोशिश करता था। राम सिंह को अपने खेत से बहुत लगाव था और वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता। उसकी आंखों में अपने खेत को सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखने का एक अधूरा सपना था। राम सिंह के गांव में कई और भी किसान थे, लेकिन उनमें से कई लोग अपने खेत की देखभाल में लापरवाह थे। गांव में कई बार बारिशों की कमी और सूखे के दिन आ चुके थे, और इसी वजह से कई किसान अपनी फसलों को बचाने में असफल हो रहे थे। लेकिन राम सिंह ने कभी अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी। उसने हमेशा अपने खेत में नए तरीकों से काम किया, ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे। राम सिंह का खेत छोटा था, लेकिन उसके मन में सपने बड़े थे। उसके खेत में गेहूं, चावल और सब्जियां उगती थीं। हर सुबह वह अपने खेत की देखभाल करने के लिए अपने गरीब घर से निकल पड़ता। उसका दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता और शाम तक चलता रहता। वह अपने खेत में पानी देने, मिट्टी को जोर से खोदने और बीमारियों से बचाने के लिए दवाई डालने हर काम करता। उसकी जिंदगी के दिन लंबे और कठिन थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत से अपना साथ नहीं छोड़ा। हर दिन उसका एक ही मकसद था, अपने खेत को समृद्ध बनाना। राम सिंह ने कभी अपने खेत की छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज नहीं किया। वह अपनी फसलों की देखभाल बहुत लगन से करता और हर नए दिन के साथ उसके खेत में कुछ नया होता। एक समय की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण हर किसान की फसल सूख रही थी। गांव के किसान राम सिंह से अक्सर पूछते, राम सिंह, तुम्हारा खेत कैसे सबसे अच्छा दिख रहा है? हमारे खेतों का तो सब कुछ सूख गया है। राम सिंह को पता था कि अगर इस बार उसके खेत में भी पानी नहीं आया, तो उसका खेत भी सूख जाएगा। लेकिन राम सिंह ने अपने खेत को बचाने के लिए अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने खेत में पानी देने के लिए अपने पुराने तकिए से पानी का बंदोबस्त किया। गांव के दूसरे किसान उसकी मदद करने आने लगे, लेकिन राम सिंह ने उन्हें हमेशा यही कहा, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। राम सिंह का खेत अपनी पुरानी जोरों और झंझलों के साथ भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपने खेत को छोड़ा नहीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, चाहे मुश्किलें कितनी भी बढ़ गई हों। उसने अपने खेत को पानी देने के लिए एक नई योजना बनाई और धीरे धीरे उसका खेत सुरक्षित हो गया।
कुछ समय बाद गांव में बारिश हुई। राम सिंह का खेत सबसे ज्यादा हरियाली से भरा हुआ था, जबकि दूसरे खेत सूखे हुए थे। गांव के किसान राम सिंह को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने खेत को बचाने के लिए जो मेहनत की थी, उसका फल उन्हें सफलता के रूप में मिला। राम सिंह का खेत सबसे अच्छा था और सभी किसान उसकी तारीफ कर रहे थे। राम सिंह को इस बात का गर्व नहीं था, लेकिन उसने अपनी सफलता को कभी भी अहंकार का कारण नहीं बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम अपने काम को सच्चाई और लगन से करते हैं तो कभी भी सफलता दूर नहीं होती। राम सिंह की मेहनत और उसकी लगन का सभी किसानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी अपने खेत की देखभाल में नई सोच और नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। राम सिंह ने अपने दोस्तों को समझाया, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने खेत को सच्ची मेहनत से और सही तरीके से देखेंगे तो कभी भी सफलता दूर नहीं होगी। राम सिंह के गांव में एक नई उम्मीद जगी। उसकी मेहनत से सभी किसानों को ये सीखने को मिला कि सफलता सिर्फ धन दौलत से नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से मिलती है। गांव के लोग भी राम सिंह के पास आकर अपने खेत की बेहतरी के लिए सलाह लेने लगे। राम सिंह ने अपनी जानकारी को कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरों को भी अपने जैसे सफल होने की प्रेरणा दी। उसकी बातें न सिर्फ गांव के किसानों, बल्कि दूसरे शहरों के किसानों तक भी पहुंच गईं। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई थी कि कैसे एक किसान अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। राम सिंह के जीवन का एक ही मूल मंत्र था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हिम्मत से मुश्किलें आसान होती हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक नए जोड़े की ससुराल यात्रा के दौरान कुछ मजेदार और इमोशनल पल आते हैं। नरेश, घर से निकलते हुए, तो राधा, आज हम तुमसे मिलने जा रहे हैं, तुम्हें हमारा घर कैसा लगेगा? राधा, हंसते हुए, क्या कह रहे हो नरेश, मेरा तो दिल धड़क रहा है। ससुराल जाने का पहला दिन है, मैं नहीं जानती क्या होगा। चिंता मत करो, सास ससुर तो अच्छे लोग हैं, सब कुछ बढ़िया होगा, बस तुम आराम से रहना। गाड़ी चलती है और राधा थोड़ा घबराई हुई दिखती है। नरेश, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सोच रही हूँ कि वहाँ क्या होगा, किससे मिलेंगे और सबसे बड़ा सवाल, क्या सब मुझे पसंद करेंगे। राधा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं है। सबको तुम्हारा दिल बहुत पसंद आएगा, तुम बस खुद को आराम से रखना। गाड़ी ससुराल के पास पहुंचती है। राधा की आंखों में घबराहट साफ नजर आती है। ये घर बहुत बड़ा है नरेश, मुझे तो डर लग रहा है, क्या करूं? तुम सिर्फ अपना स्वभाव दिखाओ, सब कुछ ठीक होगा। यही तो हम तुम्हें प्यार से अपनाएंगे। तो ये है हमारी प्यारी राधा। कैसी हो बेटा? हम सब तुमसे मिलने के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। जी, मैं ठीक हूँ आंटी, आपका घर बहुत सुंदर है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत सामान्य बात है। घर में घबराने की कोई बात नहीं है। तुम आराम से रहो, जैसे अपनी ही जगह हो। धन्यवाद अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर में किसी को परेशानी न हो। राधा और नरेश खाने के लिए बैठते हैं और बातचीत शुरू होती है। राधा, तुम क्या पसंद करती हो खाने में? कुछ खास? मुझे ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है, हल्का खाना अच्छा लगता है। तो फिर तुम्हारे लिए हल्का खाना ही बनवाती हूँ। तुम्हारे जैसा मन ही नहीं करेगा यहाँ खाना छोड़ने का। आंटी, आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर कुछ दिनों बाद राधा ससुराल में अपनी जगह बनाने लगती है। तो कैसा लग रहा है यहाँ अब? पहले तो डर था,
लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा है। सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। सबका प्यार और देखभाल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैंने कहा था ना, सब कुछ सही होगा, और अब हम यहाँ सबके साथ अच्छे से रहेंगे। हाँ, सच में, ससुराल वो जगह होती है जहाँ हमें अपने परिवार से बहुत प्यार और समझ मिलती है। आंटी, एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सबको खुश नहीं रख पा रही। क्या आपको लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ? राधा, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने जिस तरह से इस घर में कदम रखा है, मुझे लगता है तुम हमारे घर का हिस्सा हो। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने दिल से यहाँ सबके साथ मिलकर रहना शुरू किया। यही तो सबसे अहम बात है। आंटी, आपने दिल छू लिया। सच में, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस घर में खुशियां भरने की। तुम हमारे लिए बहू नहीं, बेटी हो। यही रिश्ते का असली मतलब है। देखो राधा, जो कुछ भी तुम सोच रही हो, वो सब ठीक होगा। तुमने हमें कभी निराश नहीं किया। फिर राधा अपनी ससुराल में एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। वह और नरेश ससुराल वालों के साथ हर सुख और दुख साझा करते हैं। राज और मोहन पुराने दोस्त थे। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। राज ने पूछा, तुमने सुना क्या? शहर में नया मॉल खुला है। हाँ, सुना तो है, लेकिन मॉल जाने का मन नहीं करता। क्या तुम जाते हो? हाँ, कुछ दोस्तों के साथ गया था। वहाँ का खाना और शॉपिंग काफी अच्छा था। तुम क्यों नहीं जाते? मोहन सिर हिलाते हुए बोला, मेरे लिए सादगी में ही खुशी है। ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। राज चुप हो गया और दोनों दोस्तों ने शांतिपूर्वक बातें की। राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा समय कैसे कटता है? घर में रहते हो या कुछ और करते हो? मैं तो किताबें पढ़ता हूँ और कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छी बातें करता हूँ। मुझे लगता है कि असली खुशी छोटे छोटे पल में ही मिलती है। तुम सही कहते हो, मोहन। हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुख तो अंदर ही होता है। बिल्कुल। जब तक हम खुद से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक बाहर की चीजों से खुशी नहीं मिल सकती। दोनों दोस्तों ने अपने विचारों को साझा किया और एक दूसरे की सोच का सम्मान करते हुए चुपचाप पार्क में बैठ गए। कुछ देर दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे और हवा की ठंडी लहरें महसूस कर रहे थे। फिर राज ने मोहन से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं, पर कभी सही से बातें नहीं की? हाँ, अक्सर लगता है कि दुनिया में भागदौड़ में हम अपनी जिंदगी की असली बातें भूल जाते हैं। पर जब हम मिलते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। तुम सही हो। कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों को समझने के लिए समय निकालना पड़ता है। यही तो असल जिंदगी है, राज। छोटे पल, छोटी बातें जो दिल से जुड़ी होती हैं। काश हम सबको ये समझ पाते। सब बस भागते रहते हैं, और अंत में वही सुकून की तलाश होती है जो हमें पहले से मिली होती है। लेकिन ये समझने में भी वक्त लगता है। और शायद ये समझ हमें उसी वक्त मिलता है जब हम सही लोगों के साथ होते हैं। दोनों दोस्त इस विचार में खो गए और फिर कुछ समय बाद वहां से उठकर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ, दिल में शांति और संतुष्टि की भावना लिए। राज और मोहन धीरे धीरे पार्क से बाहर निकलने लगे।
रास्ते में राज ने अचानक पूछा, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम कुछ और करते तो हमारा जीवन कैसा होता? सोचा तो है, लेकिन फिर समझ आता है कि जो भी हमने किया वही सही था। जो कुछ भी आज हमारे पास है वही हमारे फैसलों का परिणाम है। तुम्हारे शब्द सच हैं, मोहन। हम हर पल में कुछ न कुछ सीखते हैं और उसी से हमारा भविष्य बनता है। और यही तो मजा है, राज। कभी कभी हमें रास्ता नहीं दिखता, पर अगर हम दिल से चलें तो मंजिल खुद ब खुद सामने आ जाती है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की बातों को महसूस किया और एक नई समझ के साथ अपने रास्तों पर निकल पड़े। जिंदगी में कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, लेकिन यही सवाल हमें हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। राहुल एक युवा लड़का था जो हमेशा अपने ख्वाबों में खोया रहता था। उसका मन शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर था। वो शांति और सुकून की तलाश में था। सिमा एक लड़की थी जो जीवन के कई उतार चढ़ावों से गुजर चुकी थी। वह थोड़ी उदास और गहरे विचारों में खोई रहती थी, लेकिन फिर भी जीवन से हार नहीं मानी थी। वो दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे, बिना किसी उद्देश्य के। दोनों के मन में छुपी हुई बातें थीं, जिन्हें वह अभी तक किसी से साझा नहीं कर पाए थे। एक अजनबी सा रिश्ता था जो इस पल में बन रहा था। राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी पुराने ख्यालों में खोया हुआ हो। सिमा ने देखा और धीरे से कहा, क्या सोच रहे हो? राहुल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ नहीं। कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। सिमा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, पर खामोशी कभी कभी बहुत भारी भी हो जाती है ना? राहुल की आंखों में एक गहरी उदासी झलकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि सिमा का मतलब क्या था। दोनों के बीच एक पल का सन्नाटा पसरा था। सिमा ने फिर धीरे से कहा, तुम मुझे देखकर ऐसा क्यों लगते हो कि तुम किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि जीवन में कुछ बड़ा करने का समय आ गया है? कभी कभी लगता है, पर फिर डर भी लगता है कि अगर वो नहीं हुआ तो? अगर वो सपना टूट गया तो? यह डर ही तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन इस डर से पार पाना भी तो जरूरी है। जब तक हम डर से लड़ेंगे नहीं, हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। राहुल ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर थोड़ा रुककर बोला, तुम ठीक कहती हो। पर क्या तुम कभी डर को पीछे छोड़ पाई हो? कुछ नहीं खोने के बाद ही तो मुझे पता चला कि डर कितना छोटा होता है। अब राहुल ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम हमेशा इतनी मजबूत रही हो? मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैंने यह सीखा है कि गिरते हुए भी उठना जरूरी है। जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हर मुश्किल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। राहुल की आंखों में अब नई समझ थी। उसने सोचा, शायद अब तक वह जिन समस्याओं से भाग रहा था, उन्हें ही समझने की जरूरत थी। शायद वही डर और असुरक्षा जो उसे रोक रही थी, उन्हीं से वह आगे बढ़ सकता था। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप बैठकर सूर्यास्त को देख रहे थे। पार्क में सन्नाटा था, लेकिन उनकी बातें अब भीतर एक हलचल पैदा कर चुकी थी। हर शब्द, हर विचार, दोनों के दिलों में एक नया सपना बुन रहा था। अब उनका डर उतना बड़ा नहीं था जितना पहले था। शायद यही एक नई शुरुआत थी। हम सबको कभी न कभी अपनी यात्रा पर अकेले ही निकलना पड़ता है, लेकिन अगर हमें रास्ते में किसी का साथ मिल जाए
तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, लगता है आज मैंने एक नया सफर शुरू किया है। याद रखना, सफर खत्म नहीं होता जब तक हम खुद नहीं रुकते। और उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जिसमें शब्द नहीं थे, बस समझ थी। एक छोटे से गांव में एक लड़का और लड़की रहते थे। लड़के का नाम राहुल था और लड़की का नाम सिया। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। उनका रिश्ता हमेशा दोस्ती का ही रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती के बीच चिंगारी सी उड़ने लगी। राहुल और सिया अक्सर एक दूसरे के घरों में आते जाते थे। सिया के घर में हमेशा कुछ खास पकवान बनते रहते थे। सिया की माँ बड़ी मस्त खाना बनाती थी और राहुल अक्सर सिया से कहता, यार सिया, तुम तो कभी बोरियत में भी मुझे चटपटी चीजें बना के खिला देती हो। सिया हंसते हुए जवाब देती, बस राहुल, तुम्हें बस खाने की ही याद रहती है। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारे घर का खिचड़ी तो बहुत फेमस है। क्या आज मुझे भी कुछ स्पेशल खिला सकती हो? सिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, आज तुम कहते हो तो ठीक है, पर पहले तुम मुझे एक राज बताओ। राहुल ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। राज? क्या राज? सिया झिझकते हुए बोली, देखो राहुल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे सच में दोस्ती ही रखना चाहते हो या कुछ और? राहुल ने थोड़ा चुप होकर कहा। क्या मतलब? सिया हंसते हुए बोली, बस कुछ नहीं, तुम्हारे जवाब का इंतजार करती हूँ। राहुल ने सिया के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। चलिए अब मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाओ। सिया भी अपनी हंसी को दबाते हुए किचन में चली गई। कुछ ही देर बाद उसने गरम-गरम खिचड़ी राहुल को दी और बोली, अब क्या तुम अपने राज का खुलासा करोगे? राहुल ने मुंह में चम्मच डालते हुए कहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? उसने आंखें झुका ली, फिर धीरे से बोली, हाँ, यही तो मैं जानना चाहती थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत चटपटी हो सिया। तुम्हारे सवाल भी खिचड़ी जैसे हैं, कभी नहीं समझ पाता। सिया थोड़ी शर्माती हुई बोली। तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमसे दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो सिया को समझ आ गई थी। वह पल दोनों के लिए बहुत खास था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और यह चटपटी कहानी उस दिन से शुरू हुई, जब राहुल ने सिया को सच बताने की हिम्मत जुटाई। राहुल और सिया की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन उनकी दुनिया अब भी पहले जैसी ही थी, मस्ती, शरारतें और एक दूसरे को चिढ़ाना। राहुल और सिया की मुलाकातें अब और भी बढ़ गई थी। स्कूल के बाद वे अक्सर एक साथ चाय पीने जाते, किताबों पर घंटों बातें करते और कभी-कभी तो साथ में सिनेमा भी देखने जाते। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनकी दोस्ती को पूरी तरह बदल सकता था। राहुल और सिया एक शाम को अपने पसंदीदा चाय के स्टॉल पर बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों के बीच हल्की सी चुप्प थी, जैसे दोनों में से कोई कुछ कहना चाहता हो, मगर डरता हो। अचानक सिया ने पूछा, राहुल, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? या फिर ये सब बस मजाक है? राहुल थोड़ा चौंका,
फिर उसने चाय की कप को एक तरफ रखा और सिया की आंखों में देखकर बोला, तुमसे दोस्ती करना या फिर तुमसे कुछ और, इस पर मैं नहीं सोचता सिया। मेरे लिए तो तुम वही हो जो पहले थी, मेरी सबसे करीबी दोस्त। लेकिन हाँ, अब जब तुमने ये पूछा तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिया चुपचाप उसे देखती रही। उसके दिल में कुछ सवाल थे, कुछ उलझने थी, लेकिन राहुल की बातों ने उसे थोड़ी राहत दी। वह धीरे से बोली, क्या तुम कभी मुझसे प्यार करने के बारे में सोचते हो? सिया, अगर मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी शायद और भी जटिल हो जाएगी। सिया थोड़ा घबराई, लेकिन फिर कहा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते? राहुल ने गंभीर होकर कहा, कभी कभी हम जिस चीज से डरते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों दोस्ती में किसी ऐसी चीज को लाकर रिश्ते को और जटिल बना दें। हमें अपनी दोस्ती को वैसे ही जीने देना चाहिए जैसे अब तक जीते आए हैं। तो क्या तुम मुझे नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा करें जो बाद में हमें दुखी करे। क्या तुम समझ रही हो? सिया थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो राहुल। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तभी एक हल्की सी हवा आई और चाय के कप के पास रखे कुछ कागज उड़े। राहुल और सिया दोनों हंसी में झूम पड़े। सिया ने कहा, देखो, ये कागज भी हमारी तरह उड़ रहे हैं, जैसे हमारे रिश्ते की दिशा अब पूरी तरह साफ हो रही हो। राहुल हंसते हुए बोला, सिया, कभी तुम भी बड़ी समझदार हो जाती हो। उस दिन के बाद से राहुल और सिया ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बना लिया। अब वे न केवल अच्छे दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के ख्यालों में खो जाने के बावजूद भी अपनी सीमाओं को समझते थे। उनकी दोस्ती में एक नई समझ और गहराई आ गई थी। एक दिन सिया ने कहा, राहुल, अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है तो मुझे यही उम्मीद है कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि यही हमारे रिश्ते की सबसे प्यारी बात है। राहुल ने सिर झुकाया और कहा, मैं यही चाहता हूँ सिया, दोस्ती में भी सबसे सच्चा प्यार होता है। और मैं चाहता हूँ कि यह प्यार हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे। इस तरह राहुल और सिया की कहानी, जो शुरू हुई थी एक चटपटी सवाल से, अब एक सच्चे और गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रही थी। और दोनों जानते थे कि जब तक उनकी दोस्ती है, वे कभी भी हार नहीं सकते।